किशनपुर गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। खेती करने के लिए मोहन के पास ज्यादा जमीन नहीं थी। उससे जो भी फसल होती थी वो आधी फसल घर के इस्तेमाल के लिए रख लेता था और बाकी की फसल बेच देता था। मोहन का छोटा सा परिवार था। परिवार में उसकी पत्नी शांति और 2 बच्चे राजीव और रानी थे। राजीव बड़ा था और रानी उससे 2 साल छोटी। राजीव अपनी बहन रानी से बहुत प्यार करता था। घर में गरीबी थी लेकिन फिर भी परिवार खुश था। ऐसे ही हंसी खुशी से वक्त गुजर रहा था। राजीव अब कॉलेज जाने लगा था और रानी भी 11वीं क्लास में आ गई थी। रानी देखने में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन गरीब होने की वजह से मोहन को हर वक्त रानी की शादी की चिंता लगी रहती थी। एक दिन मोहन खेत से घर लौटकर अपनी पत्नी शांति से कहता है, अरे शांति कहाँ हो? जी अभी आई। ये लीजिए पानी। क्या हुआ? कुछ परेशान लग रहे हैं आप। हाँ शांति, वो बिरजू है ना, अपनी बेटी बेला का रिश्ता तय कर दिया है उसने। अच्छा घर बार है, बता रहा था लड़का शहर में नौकरी करता है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है जी। बेला तो अपनी रानी की पक्की सहेली है। लगता है उसे अभी तक ये बात पता नहीं है, वरना अभी तक हल्ला मचा देती। ओहो, तुम्हारा दिमाग तो बस फालतू की बातों में ही लगता है। तुम्हें पता भी है बेटी की शादी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। बिरजू की सांस अटकी हुई है। घर का सारा सामान, एक मोटरसाइकिल और पूरे 5 लाख कैश मांगे हैं लड़के वालों ने। बेचारा बड़ा परेशान था, मदद की उम्मीद से आया था मेरे पास। अरे बाप रे, इतना सारा दहेज! वाकई बिरजू भैया बड़े परेशान होंगे इस वक्त। वही तो, ये सब सोच सोच कर मेरा तो सर फटा जा रहा है। अपनी रानी का क्या होगा शांति? कैसे करेंगे उसकी शादी? अपना तो गुजारा ही बड़ी मुश्किल से हो पाता है, फिर ये दान दहेज कैसे कर पाएंगे हम? आप बहुत ज्यादा सोचते हो जी। हमारी बेटी परी है परी। आप देखना, एक दिन जरूर कोई राजकुमार आएगा और अपनी रानी को ले जाएगा। रही बात दान दहेज की, तो ऐसी शादियां मुझे तो समझ नहीं आती। अरे बेटी दे रहे हैं जीवन भर के लिए, वो कम है क्या? दरवाजे के पास खड़ा राजीव अपने माता पिता की सारी बातें सुन रहा था। वो भी अपने पिता को समझाता है। हाँ बाबूजी, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, अपनी रानी लाखों में एक है। और वैसे भी बस 1-2 साल की बात और है। मेरा कॉलेज खत्म होते ही मैं भी तो पैसे कमाने लगूंगा। फिर हम दोनों मिलकर रानी की शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे। अरे तुम दोनों कुछ नहीं जानते, हवा में बातें करते हो बस। आजकल लड़की चाहे कितनी भी गुणी क्यों ना हो, सबको भर भर कर दहेज चाहिए। ये कहकर मोहन वहां से चला जाता है। शांति और राजीव चाहकर भी उसकी चिंता दूर नहीं कर पाते। कुछ दिनों बाद जब मोहन अपने खेत में काम कर रहा था, तभी अचानक उसे एक जहरीला सांप काट लेता है। जहर धीरे धीरे उसके शरीर में फैलने लगा। वो मदद के लिए आवाज तो लगा रहा था, मगर उसे कोई सुनने वाला वहां नहीं था। मोहन समझ चुका था कि अब उसके जाने का वक्त आ गया है। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे भगवान, ये क्या किया आपने? एक तो वैसे ही गरीबी और मैं घर में अकेला कमाने वाला, मेरे बाद क्या होगा मेरे बीवी बच्चों का? इसके साथ ही मोहन की आंखें बंद हो गई हमेशा के लिए। हंसते खेलते परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब घर चलाने की सारी जिम्मेदारी राजीव पर आ गई। न चाहते हुए भी राजीव को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और उसने पिता का फावड़ा और हल उठा लिया। मोहन ने कभी उसे खेत में काम करने नहीं दिया था। वो तो राजीव को पढ़ा लिखा कर
बड़ा आदमी बनाना चाहता था, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। राजीव ने धीरे धीरे गांव के बाकी लोगों से खेती करना सीखा और दिन रात जी तोड़ मेहनत करके अपने परिवार को संभाला। शांति और रानी भी राजीव की हालत देखकर बहुत दुखी थे। एक दिन राजीव थका हारा घर पहुंचा तो रानी उसके माथे से पसीना पोंछने लगी और बोली, भैया, ये लो ठंडा पानी, आप आराम से लेट जाओ, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। अरे माँ, ये अपनी रानी ही है क्या? लग तो नहीं रहा हमेशा मुझसे लड़ने वाली रानी आज मेरे पैर दबाने को कह रही है। सब ठीक तो है? तबीयत तो ठीक है इसकी? रानी रोने लगती है। शांति की आंखों में भी आंसू भर जाते हैं। राजीव सब समझ जाता है और दोनों को बड़े प्यार से समझाता है। माँ, रानी ये क्या, इतनी जल्दी हिम्मत हार गए? मुझे बाबूजी का सपना पूरा करना है, अपने परिवार को अच्छे से संभालना है और अपनी प्यारी गुड़िया को एक राजकुमार के साथ उसके घर भेजना है, वो भी ढोल नगाड़ों के साथ। तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। बाबूजी भी कभी मेहनत से नहीं घबराए और मुझे भी उन्होंने हमेशा यही सिखाया। आप लोग मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खुश भी हूँ। राजीव की खुशी के लिए शांति और रानी दोनों मुस्कुरा देती हैं और सभी लोग मिलकर खाना खाते हैं। वक्त ऐसे ही बीतता जा रहा था। एक दिन रानी अपने स्कूल में उदास बैठी थी। उसकी सहेली निशा ने उससे दुखी होने की वजह पूछी। रानी ने उससे सब कुछ कह दिया। निशा कुछ कर तो नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी उसने रानी का मूड बदलने के लिए उससे कहा, ये बातें छोड़ रानी, तुझे सोमू भैया याद है, मेरे ताऊजी के बेटे? वो कल लखनऊ से हमारे घर आ रहे हैं। हाँ, जब वो पिछली बार अपने मम्मी पापा के साथ आए थे तब मिली थी उनसे, लेकिन तब तो हम बच्चे थे। अच्छा, तो तुझे याद है। वैसे अब वो पहले वाले दुबले पतले सोमू भैया नहीं रह गए, एक बड़ी कंपनी में मैनेजर बन गए हैं और बहुत स्मार्ट भी हो गए हैं। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। निशा रानी की अच्छी सहेली थी, साथ ही एक मालदार जमींदार की बेटी भी थी। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ी सी कार आई। कार को देखकर गांव के बच्चे उसके पीछे दौड़ने लगे। वो कार सोमांश की ही थी, वही सोमांश जिसे निशा सोमू भैया कहकर बुलाती थी। सोमांश एक हैंडसम लड़का था और उससे भी अच्छी बात ये कि उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। सोमांश जब घर पहुंचा तो निशा और रानी उसके इंतजार में पहले से ही बैठे हुए थे। निशा अपने भैया को देखकर खुशी से दौड़ी और रानी तो बस उसे देखती ही रह गई और पुरानी यादों में खो गई कि कैसे वो तीनों मिलकर आम के बगीचों में खूब खेला करते थे। सोमांश की नजर रानी पर पड़ी तो वो भी उसे तुरंत पहचान गया और बोला, हाँ, मैं याद हूं आपको। जी बिल्कुल, आपको कैसे भूल सकते हैं। बचपन में आपके पिताजी ने बहुत आम खिलाए हैं मुझे और आपने खूब दौड़ाया है मुझे। कैसे हैं अंकल जी? रानी की आंखें नम हो गई। रुंधी हुई आवाज में उसने कहा, जी वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। ये कहते ही रानी वहां से चली गई और निशा ने सोमू को सारी बात बता दी। सोमांश को तो रानी बचपन से ही पसंद थी और निशा से सब कुछ जानने के बाद सोमू को लगा अब उसे रानी से बात कर लेनी चाहिए। अगले दिन रानी फिर से निशा के घर आई तो बगीचे में चाय पीते हुए सोमांश ने रानी को अपने दिल का हाल बता दिया। रानी भी सोमू से प्यार करती थी, लेकिन दोनों परिवारों में जमीन आसमान का अंतर था। रानी ने हिचकिचाते हुए कहा, देखिए, मुझे भी इस रिश्ते से बहुत खुशी होगी, लेकिन बेहतर होगा कि आप पहले अपने परिवार से इस बारे में बात कर लें। सोमांश ने रानी के गाल पर हाथ रखा और वहां से मुस्कुराता हुआ चला गया। उधर रानी के गाल भी
शर्म से लाल हो गए। सोमांश का परिवार भी उसकी ही तरह बहुत सुलझा हुआ था। उन्हें भी रानी पसंद आ गई और दोनों का रिश्ता तय हो गया, वो भी बिना किसी दान दहेज के। राजीव और शांति की तो मानो मुराद ही पूरी हो गई थी। सोमांश और रानी की शादी धूमधाम से हो गई। वो दोनों हनीमून पर इटली गए थे। उनका हनीमून 15 दिनों का था, मगर 10 दिनों बाद ही रानी ने सोमांश से पूछा, सुनिए जी, हमें वापस कब लौटना है? अरे इतनी जल्दी? तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा क्या मेरे साथ? नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल अगले हफ्ते रक्षाबंधन है, मुझे भैया को राखी बांधनी है। अरे हाँ, अच्छा याद दिलाया तुमने। मुझे भी तो निशा से राखी बंधवानी है। चलो ठीक है, मैं टिकट बुक करता हूँ, हम समय से पहुँच जाएंगे, तुम चिंता मत करो। सोमांश और रानी रक्षाबंधन से पहले ही वापस लौट आए। रानी बढ़िया सिल्क की साड़ी में अपने घर गई तो उसे देखकर राजीव और शांति बहुत खुश हुए। राजीव ने रानी को गले से लगा लिया और अपने आंसू पोंछते हुए बोला, अरे बहन, तू तो सच की रानी लग रही है। भैया, आपको याद है या भूल गए? कल राखी है, क्या दोगे मुझे? जो तू कहे। अच्छा, सोमांश जी कहाँ हैं? कैसे हैं वो? भैया वो कल आएंगे, कुछ काम आ गया था उन्हें। अगले दिन राजीव नहा धोकर पलंग पर बैठ गया और रानी ने उसकी कलाई पर राखी बांधी और मिठाई खिलाई। भैया, मेरा तोहफा कहाँ है? राजीव ने अपनी मुट्ठी खोली, उसमें चांदी की पायलें थी। रानी ने भाई की हथेली से पायल ले ली, मगर राजीव की हथेलियों को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। खेती और मजदूरी करते करते राजीव के हाथ बिल्कुल सख्त हो गए थे और छाले भी पड़ गए थे। रानी ने भाई की यह हालत देखी तो अपने आंसू रोक न सकी। वो राजीव के गले लगकर रोने लगी और कहने लगी, भैया, ये कैसा इंसाफ है? मैं इतने मजे में रह रही हूं और आपके हाथों में छाले। अरे पगली, यही तो मैं चाहता था कि तू सच की रानी बने। पर तू चिंता मत कर, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब तुम मुझे ऐसा तोहफा देना जो सबसे अलग और खास हो, ठीक है? रानी ने आंसू पोंछे और हंसते हुए एक बार फिर भाई के गले से लग गई। वक्त गुजरता गया। रानी अब 2 बच्चों की मां बन गई थी और राजीव की भी शादी हो चुकी थी। रानी सोमांश के साथ बहुत खुश थी और उधर राजीव भी अपनी मां और पत्नी सुनीता के साथ जिंदगी बिता रहा था। एक दिन अचानक राजीव के पेट में बहुत तेज दर्द उठा। डॉक्टर ने बताया कि राजीव की दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं, इसीलिए वो अब खेती जैसा मेहनत का काम नहीं कर पाएगा। मां और पत्नी के बहुत समझाने पर उसने एक दुकान खोल ली, लेकिन राजीव की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। एक दिन राजीव तेज दर्द को झेलता हुआ अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने कह दिया, देखिए, अब वक्त आ गया है, राजीव को किडनी की जरूरत है। सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के पैसे तो शांति के पास थे, लेकिन अब किडनी कहाँ से मिले, ये सवाल सामने था, क्योंकि शांति और उसकी पत्नी सुनीता की किडनी राजीव से मैच नहीं हुई थी। राजीव की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, उसे फौरन ऑपरेशन की जरूरत थी। तभी अचानक डॉक्टर ने आकर शांति से कहा, माँ जी, आप फिक्र मत करिए, हम ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं, हमें डोनर मिल गया है। इससे पहले कि शांति डोनर के बारे में कुछ पूछ पाती, डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में चले गए। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने शांति से कहा, माँ जी, ऑपरेशन कामयाब रहा है, आप होश में आते ही अपने बेटे से मिल सकते हैं और उस डोनर से भी जिसने आपके बेटे को किडनी दी है। शांति और राजीव की पत्नी सुनीता भगवान का शुक्रिया अदा कर ही रही थी कि तभी नर्स ने उन्हें अंदर आने को कहा। राजीव को होश आ चुका था, मगर ये क्या? बगल वाले बेड पर तो रानी लेटी हुई थी, जिसका हाथ
सोमू के हाथों में था। दोनों शांति और सुनीता को देखकर मुस्कुरा रहे थे। वो डोनर कोई और नहीं बल्कि रानी ही थी, जिसकी किडनी राजीव को मैच हो गई और उसने राजीव की जान बचा ली थी। रानी ने धीरे से राजीव को कहा, भैया, इससे ज्यादा खास तोहफा नहीं था मेरे पास आपको देने के लिए।